मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस पे बेसिकली देखिए, हाँ, वेल्डिंग। इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं जो चीज़ें हम लोग बात किए हैं। बेसिकली वेल्डिंग के केस में हमने बताया कि इसमें अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है और दो वर्कपीस, जिन दोनों वर्कपीस को आपको जोड़ना होता है, उन दोनों वर्कपीस को आप बेसिकली करीब लाते हैं और उनके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिससे कि ज्वाइनिंग हो जाती है। इस वेल्डिंग के लिए बुक को अगर रेफर किया है तो भूषण मलिक अच्छी बुक है, कल्पक जैन है और रिचर्ड लिटिल है। ठीक है, जिन दो कंपोनेंट्स को जोड़ना होता है उनको पास लाते हैं और उनके बीच में हीट क्रिएट करते हैं। इस हीट के कारण उसमें ज्वाइनिंग होती है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच localized permanent joint can be produced with or without the application of heat, with or without the application of pressure, or with or without the application of filler material. Similar or dissimilar material can be joined. तो वेल्डिंग को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन में आप ये पाएंगे कि तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, इसमें देखिए, जब ज्वाइनिंग हो रही है तो हीट अफेक्टेड जोन बन रहा है। ठीक है, बेस मेटल ये कहला रहा है, फिलर मेटल एक इसके अंदर रहेगा, मतलब फिलर का इस्तेमाल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग को तीन पार्ट में हम क्लासिफाई किए हैं। किस फेज में ज्वाइनिंग हो रही है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया या उसको क्लासिफाई किया गया। तो बेसिकली वेल्डिंग को सॉलिड स्टेट, इसको हम ऑटोजीनियस बोलते हैं, इसमें जो दोनों बेस मेटल को ज्वाइन करते हैं उसमें कोई लिक्विड फेज नहीं आता और किसी भी फिलर रॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को फिर बाइफरकेट किया गया एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, फ्रिक्शन वेल्डिंग में, फोर्स वेल्डिंग में और डिफ्यूजन वेल्डिंग में। फिर दूसरा पार्ट हो गया फ्यूजन, या इसी को लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या होमोजेनियस वेल्डिंग कहेंगे। इसका क्लासिफिकेशन फिर हो गया आर्क के केस में आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड, शील्डेड गैस और सबमर्ज्ड आर्क। फिर शील्डेड गैस को टीआईजी, एमआईजी और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्लासिफाई कर दिया गया। केमिकल रिएक्शन को गैस और थर्मिट में क्लासिफाई कर दिया गया। बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर देखिए फ्लक्स लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये फ्लक्स लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लक्स लगा हुआ है। जब आप देख रहे हैं वेल्डिंग हो रही है तो जो इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। इनर्ट गैस का एक जोन यहाँ पे बनाया गया है। ये इनर्ट गैस का जोन क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के रिएक्शन से वेल्ड जोन को, वेल्ड पूल को बचा रहा है। हीलियम एज अ शील्डिंग गैस यूज किया गया। ठीक है, और अगर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर बात करेंगे तो उस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का फार्मूला वर्क करेगा और दो कंपोनेंट्स के बीच में जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहीं पे मैक्सिमम हीट जनरेट होगी
और वेल्डिंग होगी, उस हीट के कारण वेल्डिंग होगी। फिर फर्दर आपका वेल्डिंग को तीसरा पार्ट, से पहला हो गया आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका हो गया लिक्विड स्टेट, और तीसरा सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट। अब सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट को आप हेट्रोजीनियस वेल्डिंग बोलेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, और कहीं कहीं हम लोग और भी एक एडेसिव बॉन्डिंग भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एडेसिव बॉन्डिंग भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट देखिए साइड टू साइड वेल्डिंग जो हो रही है वो बेसिकली बट ज्वाइंट के फॉर्म में दिखाई गई है आपको। इसमें ये जो कराता है आपका वेल्ड पूल, या इसी को पडल बोलते हैं। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ठीक, इरेज हो जा। ठीक, ये लिक्विड मेटल शो किया गया है। अब एरिया जो वेल्ड का है ये B इंटू एच के फॉर्म में शो किया जा रहा है। ये पूरा एरिया आपका वेल्ड एरिया है, B इंटू एच के फॉर्म में शो किया जा रहा है। ठीक है, वेल्ड बीड इसको बोल रहे हैं आप, इसको क्या बोल रहे हैं, वेल्ड बीड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये जो एक्सेस मटेरियल जो इसके ऊपर से मटेरियल वेल्ड बीड के ऊपर आ गया, इसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये रेनफोर्समेंट दिखाया गया है, पेनिट्रेशन दिखाया गया है, कितने अंदर तक पेनिट्रेट किया गया है। पेनिट्रेशन को AP से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और AR को आप AR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट को AR से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो परसेंटेज डाइल्यूशन को अगर बताया जाए तो परसेंटेज डाइल्यूशन को हम AP मतलब कितना पेनिट्रेट हुआ अपॉन AP प्लस AR मतलब कितना रेनफोर्समेंट हुआ प्लस पेनिट्रेशन हुआ, इसके रेशियो को हम परसेंटेज डाइल्यूशन के फॉर्म में बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस हो गई लोअर पार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग रूट गैप, इसको बोलते हैं हम लोग रूट गैप। स्ट्रेंथ आल्सो इन बॉटम, हैंस मोर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अगर यहां तक ज्वाइनिंग हो गई, नीचे पार्ट तक पूरा बिलो सरफेस तक आप देख रहे हैं, यहां तक मटेरियल पेनिट्रेट कर गया इस रूट गैप तक, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, दूसरा वेल्ड है आपका फिलेट वेल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग टो, ये बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लोग टो। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट आपको कहला रहा है टो, वेल्ड फेस ये कहला रहा है, ये वाला पार्ट ये देख रहे हैं रूट, ये जो बिलो पार्ट है एकदम, ये कहला रहा है आपका रूट। डीपेस्ट पेनिट्रेशन रूट पर होता है, इसे रूट गैप ये देख रहे हैं, ये चीज कहलाएगी रूट, और ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ये कहलाएगा रूट गैप। ठीक है, ये चीज है। स्ट्रेंथ, अगर रूट गैप नहीं है तो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी, जैसे इसमें दिखाया गया जीरो स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर शो किया गया है, क्योंकि ये केवल एक पॉइंट है, कोई गैप नहीं है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है रूट गैप के केस में। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट, ये पोर्शन आपका थ्रॉट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेल्ड फेस एंड रूट। वेल्ड फेस और रूट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी आपकी थ्रॉट। ठीक है। 45 डिग्री shear force applied and shear failure occurs। 45 डिग्री पर ही shear force अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे shear failure अकर करता है इसी थ्रॉट के साइड में, जो कि ये दिखाया गया है फेल्योर। ठीक है। फिर जो टर्मिनोलॉजी है, पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वेल्ड पूल किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल बिटवीन द टू वर्क पीस बिफोर सॉलिडिफिकेशन। कितना लिक्विड मेटल है दो वर्क पीस के बीच में सॉलिडिफिकेशन से पहले, वो उस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे वेल्ड पूल। नेक्स्ट है वेल्ड बीड। अमाउंट ऑफ मटेरियल which enters into the workpiece in a single pass। एक सिंगल पास मतलब एक बार में मूवमेंट कराने पर। सिंगल पास का मतलब, जैसे मान लिया ये आपका वर्कपीस है, एक बार मूवमेंट कराइए इलेक्ट्रोड का मूवमेंट एक बार कराइए तो कहलाएगा सिंगल पास। तो अमाउंट ऑफ मटेरियल which is enter into the workpiece in a single pass, तो ये आपका कहला रहा है वेल्ड बीड। मल्टीपल पास भी कराते हैं, अगर थिकर मटेरियल है तो वहां पे हम लोग मल्टीपल पास कराने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेनफोर्समेंट। अमाउंट ऑफ द मटेरियल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस। रेनफोर्समेंट, जैसे ये चीज रेनफोर्समेंट कहला रहा है। ठीक है। तो ये आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस मेटल। बेस मेटल के ऊपर जो पोर्शन है वो रेनफोर्समेंट कहला रहा है। तो प्रोजेक्टेड पार्ट। पेनिट्रेशन, अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज पेनिट्रेटेड टू बेस मटेरियल। बेस मटेरियल के अंदर जो पार्ट है वो कहला रहा है आपका पेनिट्रेशन। ठीक है। जो अंदर पार्ट है बेस मटेरियल के वो पेनिट्रेशन कहला रहा है, जो ऊपर पार्ट है वो रेनफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है। ये चीज है। रूट गैप, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्कपीस बिफोर ज्वाइनिंग। अब रूट गैप बेसिकली क्या है? रूट गैप ये है, देखिए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वर्कपीस बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है। टो क्या है? इट इज जंक्शन बिटवीन वेल्ड फेस एंड वर्कपीस। ये बेसिकली आपका टो है, जंक्शन है यहाँ पे दो जंक्शन है, तो ये टो कहला रहा है। ठीक है। रूट क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ द डीपेस्ट पेनिट्रेशन इन द फिलेट, वो कहला रहा है रूट, डीपेस्ट पॉइंट। तो डीपेस्ट पॉइंट आपका ये है, इसलिए इसको रूट बोल रहे हैं। बेसिकली डीपेस्ट पॉइंट ये है, तो इसको भी रूट बोलेंगे हम लोग, लेकिन उस गैप को दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे रेड रूट गैप है। ये डीपेस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको बोला गया रूट। ठीक है। थ्रोट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड वेल्ड फेस। रूट और वेल्ड फेस के बीच में, रूट आपका ये है और वेल्ड फेस ये है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे थ्रॉट। इसको बोलेंगे थ्रॉट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड द वेल्ड फेस, इट इज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द फिलेट। वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है? क्योंकि यहीं पे आपका शेयरिंग अगर करती है, शेयरिंग 45 डिग्री पे यहीं पे अगर करती है, इसलिए फेलियर के चांसेस यहाँ ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये वीकेस्ट सेक्शन हो गया। ठीक है। वेल डिपोजिशन रेट, इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इंटर्स इनटू द वर्कपीस पर यूनिट टाइम।
कितना मटेरियल इंटर किया यूनिट टाइम में, वही कहला रहा है वेल्ड डिपोजिशन रेट, सर्टेन केजी पर आवर। ठीक है, ये कहला रहा है वेल्ड डिपोजिशन रेट। ठीक है, आर्क वेल्डिंग प्रिंसिपल। अब आप ये जानते हैं, हमने क्लास में क्या हमने इसमें भी डिस्कस किया था आपके ऑनलाइन क्लास में, कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव करती है वो 12 mv² है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर वेट का होता है, इसलिए वो हाई वेलोसिटी हाई एक्सेलरेशन से जाके स्ट्राइक करेगा, इसलिए एनर्जी जो रिलीज होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होगी, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट होगा, देख रहे हैं आप, स्क्वायर के फॉर्म में, वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा जनरेट होगा, इसीलिए 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। 2/3 का जनरेट होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब एनोड साइड में आपका 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये है आर्क लेंथ, एल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये वर्क पीस है, एनोड को इसमें पॉजिटिव दिखाया गया है। आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी दिखा सकते हैं वर्क पीस को, और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव या निगेटिव दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रोड को आप कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि पोलरिटी आपने कैसे सेलेक्ट की है। बट अगर पॉजिटिव टर्मिनल आपने बनाया, चाहे इलेक्ट्रोड को चाहे वर्कपीस को, तो वहां पे टोटल हीट का 2/3 हीट जनरेट होगा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन एसी के केस में क्या होता है, हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी होती है, हाफ ऑफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी, हाफ ऑफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी होती है। ठीक है, इसलिए अगर आप एसी वेल्डिंग केस में देख रहे हैं, एसी वेल्डिंग केस में देख रहे हैं, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो हीट होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द साइकिल पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, हाफ ऑफ द साइकिल नेगेटिव टर्मिनल। जब एवरेजिंग होगी तो बराबर हो जाएगा, मतलब हीट ना पॉजिटिव टर्मिनल पर ज़्यादा होगा ना नेगेटिव टर्मिनल पर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक साइकिल में आधा साइकिल वो पॉजिटिव होगा और आधा साइकिल वो निगेटिव होगा। इस कारण से यूनिफॉर्म हीट जनरेशन होगा, इस कारण से आपका यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर और जनरेशन आपको देखने को मिलेगा अगर आप एसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, आर्क लेंथ नॉर्मली 0.5 से 1.5 डी, यहाँ पे डी डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होगा। ठीक है, when the electrode is in contact with the workpiece, due to the short circuit, electric arc will be generated. ठीक है, to continue the arc further, some gap is maintained between electrode and workpiece, known as arc length. उस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, due to the movement of the electrons from negative to positive, 2/3
of heat will be generated on anode, and due to the movement of the positive ions from positive to negative, 1/3 of total heat will be generated on the cathode. Due to the continuously changing the polarity, uniform heat will be generated on cathode and anode in case of AC power supply. To concentrate more heat on electrode or workpiece, DC welding is used. ठीक है, क्योंकि उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव पोलरिटी हमको रखना है इलेक्ट्रोड को या निगेटिव पोलरिटी रखना है, ये आप प्री डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब डीसी आर्क वेल्डिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ठीक है, चाहे आप कहिए डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी या कहिए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, बात एक ही है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे कि 1/3 ऑफ टोटल हीट क्या है, इलेक्ट्रोड निगेटिव है। इसका मतलब ये आपका निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे टोटल हीट का 1/3 ही जनरेट होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पर आपका 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा, जो कि स्ट्रेट पोलरिटी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव और वर्कपीस इज पॉजिटिव, इस केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोर हीट विल बी जनरेटेड ऑन द वर्कपीस when compared to the electrode. It is used for welding of high thickness and high melting point of materials. Depth of penetration is more, weld deposition rate is less. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिवर्स पोलरिटी केस में। बात करते हैं हम लोग रिवर्स पोलरिटी के केस में। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आप देखेंगे कि 2/3 ऑफ टोटल हीट जो जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, और 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट हो रहा है वो वर्कपीस पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आपका इलेक्ट्रोड है इस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो रिवर्स पोलरिटी के केस में आप देखिए, electrode is positive and workpiece will be negative. More heat will be on the electrode when compared to the workpiece. Used for welding less thickness and low melting point material. Depth of penetration is less. Weld deposition rate is high. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पिघलेगा ज्यादा तो डिपॉजिट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। स्ट्रेट पोलरिटी के केस में आपने देखा कि स्ट्रेट पोलरिटी के केस में आपने ये चीज देखी कि जो पेनिट्रेशन हो रहा है आपका, ये हाँ, तो ये बात हो रही थी कि भाई स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी के केस में, तो हाँ, तो इसमें हो क्या रहा था कि देखिए आपका स्ट्रेट पोलरिटी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी के टाइम पे आप देखिए पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और रिवर्स पोलरिटी के केस में आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम देखने को मिल रहा है, जबकि एसी वेल्डिंग केस में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आपको इन दोनों के बीच का शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेल्डिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।